ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि स्टूडेंट वीज़ा कनाडा के लिए जब भी रीसेंट एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन डाल रहे हैं उनके एप्लीकेशन बैक टू बैक रिजेक्ट हो रही है और उसमें जो डिटेल रिफ्यूज़ल नोट्स आ रही है उसमें फाइनेंशियल के रीजंस आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल का जो रियल अभी का रूल है कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए वो समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम आपका अभी का सबसे लेटेस्ट अपडेट जो फाइनेंशियल को लेके है कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा में, उसको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं, जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है। बट कई बार कन्फ्यूजन उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझने में आता है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखी हुई है, और इंडियन एप्लीकेंट्स आज उस एप्लीकेशन में मतलब स्टूडेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशन में गलतियां कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो पुरानी मेथड को इम्प्लाई कर रहे हैं जबकि नई मेथड ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं आपके काम की चीज़ जो आपकी स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन को सक्सेसफुल या तो अनसक्सेसफुल कर सकती है इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ कोर्स हर कंट्री में बहुत ही मैटर करता है, और कनाडा में यही चीज़ जो पुराना रूल था वो ये मांग रहा था कि आप 1 साल की ट्यूशन फीस, मतलब आपने जो DLI इंस्टीट्यूट कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके रखा है उसमें आपको 1 साल का ट्यूशन फीस भरना था, प्लस गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के नाम से जो GIC है उसमें आपको आपका लिविंग कॉस्ट यहाँ से डिपॉजिट करना था जो रिफंडेबल डिपॉजिट था, और इन दोनों के अलावा मेडिकल करवाना था। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल में कोई और अलग से रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट सितंबर 1 2025 के बाद पूरा रूल चेंज हो चुका है, जिसके बारे में काफ़ी कंसल्टेंट और काफ़ी स्टूडेंट को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है। वो जानकारी हम आपके लिए यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे उन्होंने यहाँ पे एक फंडा दिया ही हुआ है कि आपको ट्यूशन फीस आपकी कोर्स और प्रोग्राम की जो है वो आपको दिखानी है, मतलब आपको पे करनी है। फिर लिविंग एक्सपेंस जो हो गया, और आपके फैमिली मेम्बर अगर आपके डिपेंडेंट या तो आपके चिल्ड्रन आपको ज्वाइन कर रहे हैं उसका भी आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाना है, और ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम कनाडा फॉर योर सेल्फ एंड योर अकम्पनिंग डिपेंडेंट और द फैमिली मेम्बर्स। तो ये आपका कैलकुलेशन आप इसके ऊपर कर सकते हैं कि आपको टोटल एक्सपेंसेस कितना आपको प्रूव करना है या तो आपको यूज़ करने के लिए रेडी रखना है। तो नीचे देखिए, अब ये जो रूल है वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपने आपकी ट्यूशन फीस और हाउसिंग फीस को पे कर दिया है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। मतलब जो हमने बताया कि पुराने रूल में था कि ट्यूशन फीस को आपको पे करना है और GIC को आपको पे करना है, बट इसके आगे अब जो रूल यहाँ पे डेवलप हुआ है, सबसे पहले हम नीचे ले जा रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है इफ़ यू अप्लाई ऑन और आफ्टर सितंबर 1। तो इसको हम ओपन करेंगे, और ये चीज़ जो है वो आपको समझना ज़रूरी है कि आपको इतनी अमाउंट आपके एप्लीकेशन के नंबर्स के हिसाब से दिखानी है। मतलब अगर फैमिली मेम्बर में कोई नहीं है और आप अकेले अप्लाई कर रहे हो तो आपको 22,895 कैनेडियन डॉलर GIC में पे करना है, और अगर आप 2 फैमिली मेम्बर मतलब इंक्लूडिंग एप्लीकेंट हो तो आपको इतना करना है। इस तरीके से इन्होंने पूरा चार्ट दिया हुआ है। बट अब हम ऊपर जाएंगे और जो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रूव करना है वो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको मैं खास करके आपके लिए हाईलाइट करूँगा। आपको लास्ट 4 मंथ का आपका फंड दिखाना है, जो मतलब लास्ट 4 मंथ से आपने होल्ड करके रखा है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस भर दी, GIC भर दिया, जो नए अमाउंट के हिसाब से भी उन्होंने कवर कर लिया, बट वो बाकी का जो फंड दिखा रहे हैं, मान लो आप दूसरे साल की पढ़ाई कर रहे हो तो उसकी ट्यूशन फ़ी और लिविंग कॉस्ट है वो इमीडिएट पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, और वही लेटेस्ट बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट को वीज़ा फाइल में रख रहे हैं, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल आ रहा है। बट उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि लास्ट 4 मंथ पुराना मतलब आपका फंड होल्ड किया होना चाहिए, तो आपको बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ साथ बैंक का स्टेटमेंट भी रखना है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि ये फंड आपके पास
4 महीना या उससे ज़्यादा ऑलरेडी अवेलेबल था और आपने होल्ड किया हुआ है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में इनकम टैक्स रिटर्न ITR आपको रखने हैं आपके पेरेंट्स से या तो आपके स्पॉन्सर्स के। उसके साथ साथ आपको आपका जो बजट है जो आप प्रूव करना चाह रहे हो उसका टेबल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तब आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपको ये रूल के हिसाब से पूरा फाइनेंशियल का भी एक पैराग्राफ लिखना चाहिए। अगर वो आप नहीं लिख रहे हो तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ही बढ़ रहे हैं। तो ये जो पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन समझाया है, इसकी जो लिंक है ऑफिशियल वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दी है। और अगर आप एजुकेशन लोन के द्वारा अपना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको 4 मंथ ओल्ड कोई भी आपका बैंक बैलेंस सेपरेटली दिखाना नहीं पड़ेगा अगर आप फंडिंग रिक्वायरमेंट लोन से पूरा कंप्लीट कर रहे हैं तो लोन लेटर ऑफकोर्स लेटेस्ट डेट का या तो 1 मंथ के अंदर वाला होगा तो भी चलेगा। और उसमें से जो अमाउंट आपने डिसबर्स करके ट्यूशन फीस में भर दी है या तो GIC में भर दी है उसके अलावा रिक्वायर्ड फंड आपका लोन में होना चाहिए। तो आप विड्रॉल लेटर के साथ साथ डिसबर्समेंट जो आपकी अमाउंट है उसके अलावा जो अमाउंट बची है उसको आप दिखा सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। होप ये वीडियो से आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के जो नए रूल है उसके बारे में क्लैरिटी हो गई होगी और आप अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में इसको यूज़ करके सक्सेस पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।